Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. इस टॉपिक की शुरुआत एक सवाल के साथ करते हैं। क्या केंद्र सरकार राज्यों में काम कर रहे आईएएस अधिकारियों को अपनी मर्जी से दिल्ली बुला सकती है या फिर किसी दूसरे राज्य में ट्रांसफर कर सकती है क्या? इस पर आप सोचिए और इसके जरिए आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। लेकिन ये सवाल इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार एक नया बिल लाने जा रही है जिसके बाद आईएएस अधिकारियों का सीधा कंट्रोल केंद्र के हाथ में आ जाएगा। ऐसे में राज्यों की चिंता बढ़ गई है। तो क्या केंद्र सरकार को इतनी शक्ति मिलनी चाहिए कि किसी भी राज्य के अधिकारियों का ट्रांसफर वो अपनी मर्जी से कर सके, वो भी तब जब राज्य उस अधिकारी को छोड़ने को राजी ना हो। इस पर विरोधी दलों के नेता ही खिलाफ नहीं है बल्कि बीजेपी शासित राज्यों के साथ ही एनडीए गठबंधन की हिस्से वाली सरकारें भी विरोध कर रही हैं। ऐसा क्या करने जा रही है मोदी सरकार जिससे राज्य सरकारों को विरोध करना पड़ रहा है? जय राम दोस्तों, मेरा नाम गंगा प्रसाद। हमारी कोशिश होती है कि आप तक हर वो जानकारी पहुंचाई जाए जो आपसे जुड़ी है। अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथ दूसरे दोस्तों तक भी वीडियो पहुंच सके। दरअसल केंद्र सरकार आईएएस बनने वाले नौकरशाहों के नियमों में बदलाव करना चाहती है। इसके पीछे केंद्र सरकार का आरोप है कि राज्य सरकारें केंद्र को तय मानक के आधार पर आईएएस अधिकारी नहीं दे रही है, जबकि नियम ये है कि राज्यों को 40% अधिकारी केंद्र के पास डेपुटेशन पर भेजने होते हैं। यानी कि अगर 10 आईएएस का सिलेक्शन होता है तो उसमें से 4 आईएएस अधिकारी केंद्र के लिए रिजर्व रखने होते हैं। और जब केंद्र सरकार राज्यों से अधिकारी मांगती है तो राज्य कुछ आईएएस अधिकारियों के नामों को सजेस्ट करती हैं। उनमें से केंद्र अपनी मर्जी से डेपुटेशन में उन अधिकारियों को बुला लेता है। लेकिन अब केंद्र सरकार आईएएस कैडर नियमावली 1954 में बदलाव कर आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग की शक्ति अपने हाथ में लेने की कवायद कर रहा है। इस बदलाव के बाद केंद्र की ओर से तय तारीख पर किसी भी राज्य के अधिकारी को कैडर से मुक्त माना जाएगा, जबकि मौजूदा समय के नियमों में ऐसा प्रावधान नहीं है। वैसे आईएएस अधिकारियों की भर्ती केंद्र सरकार यूपीएससी के जरिए करती है, लेकिन सिलेक्शन के बाद उन अधिकारियों को राज्य कैडर चुनने का ऑप्शन दिया जाता है। ऐसे में जो अधिकारी जिस राज्य कैडर को चुनता है उस राज्य सरकार के अधीन आ जाता है। नियमों के मुताबिक किसी भी आईएएस अधिकारी को राज्य सरकार और केंद्र सरकार की सहमति से ही केंद्र या फिर किसी दूसरे राज्य में भेजा जा सकता है। और अगर किसी तरह की असहमति होती है तो केंद्र सरकार जो फैसला लेगी उस फैसले को राज्य सरकार को मानना होता है, लेकिन इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं है। आईएएस कैडर नियमावली 1954 में बदलाव होने पर क्या होगा? केंद्र सरकार जब चाहेगी तब किसी भी कैडर के आईएएस अधिकारी का ट्रांसफर कर सकती है। उसको राज्य सरकारों से पूछने की जरूरत नहीं है। पत्र लिखेगी और ये बता देगी कि इस डेट पर इस अधिकारी को यहाँ ज्वाइन करना है। दरअसल अभी केंद्र सरकार किसी अधिकारी को अगर डेपुटेशन पर बुलाना चाहती है तो उसके लिए केंद्र सरकार राज्य को पत्र लिखती है और राज्य सरकार से एनओसी मिलने के बाद ही कोई आईएएस अधिकारी डेपुटेशन पर केंद्र या किसी राज्य में जा सकता है। लेकिन अब क्या होगा? केंद्र राज्य को एक नोटिस देगा, कहेगा कि कल फला अधिकारी को केंद्र को जरूरत है। इस दौरान अगर राज्य सरकार उस अधिकारी को उस डेट तक रिलीज नहीं करती है तो भी वो अधिकारी उसी तारीख पर बिना राज्य सरकार की अनुमति के केंद्र के बुलावे पर जाने को मजबूर होगा। यानी कि नई नियमावली के तहत राज्य सरकार के अधीन काम करने वाले आईएएस अधिकारी भी केंद्र सरकार के अधीन होंगे और तब राज्य सरकार उस अधिकारी के खिलाफ कुछ नहीं कर पाएगी। इसको इस तरह से देख सकते हैं। मान लीजिए कि यूपी सरकार का केंद्र सरकार के साथ विवाद हो जाए। ऐसे में केंद्र सरकार यूपी के चीफ सेक्रेटरी को तलब करेगी और बिना राज्य सरकार की अनुमति के उस अधिकारी को केंद्र के बुलावे पर जाना होगा, क्योंकि राज्य सरकार तब उसको रोक नहीं पाएगी। जैसे अभी केंद्र सरकार किसी राज्य में तैनात आईएएस अधिकारी के खिलाफ आसानी से कार्रवाई नहीं कर पाती है। इसीलिए सवाल है कि क्या केंद्र सरकार राज्य सरकार की शक्तियों को कंट्रोल करना चाहती है? आईएएस नियमावली में
बदलाव कर बीजेपी शासित राज्यों के साथ विरोधी पार्टियों के नेताओं ने भी विरोध जताया है, क्योंकि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से इस पर सुझाव मांगा है। तो ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि ये प्रस्ताव को ऑपरेटिव फेडरलिज्म के खिलाफ है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह फैसला संघीय ढांचे के ताबूत में एक और कील साबित होगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई है। ओडिशा सरकार ने भी इस बदलाव का विरोध किया है। महाराष्ट्र सरकार केंद्र के इस फैसले के खिलाफ है। ये वो राज्य हैं जहां बीजेपी की विरोधी पार्टियों की सरकार है या फिर उनके नेता हैं। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ने अपने सूत्रों के मुताबिक दावा किया है कि नए नियमों पर मध्य प्रदेश, बिहार और मेघालय की सरकार ने भी चिंता जताई है, क्योंकि हर राज्य सरकारों को लगता है कि ऐसा होने पर हमारी क्या जरूरत है। जब सब कुछ केंद्र सरकार को तय करना है तो राज्यों में चुनी हुई सरकार का क्या मतलब रह जाएगा। आपके मन में सवाल होगा कि केंद्र सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है। जो व्यवस्था अब तक चली आ रही थी, उस व्यवस्था में अचानक बदलाव की जरूरत क्यों पड़ रही है। क्यों केंद्र सरकार सीधे राज्य सरकारों के अधीन काम करने वाले आईएएस अधिकारियों पर अपना कंट्रोल चाहती है, और इन अधिकारियों पर कंट्रोल के पीछे केंद्र सरकार की मंशा क्या है। क्या केंद्र सरकार राज्य सरकारों पर सीधा कंट्रोल चाहती है? इसका जवाब कुछ विवादों से आपको समझ में आ जाएगा। आपको याद होगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी पंजाब के दौरे पर गए थे, लेकिन उनका सुरक्षा ब्रीच होने के चलते सियासी विवाद हुआ। तब केंद्र सरकार ने चाहा कि उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो इसके लिए दोषी हैं, लेकिन केंद्र उन अधिकारियों पर सीधी कार्रवाई नहीं कर पाया। फिलहाल जांच चल रही है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में आपदा की समीक्षा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी खुद पश्चिम बंगाल गए थे। इस दौरान करीब प्रधानमंत्री मोदी को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके तब के चीफ सेक्रेटरी आलापन बंदोपाध्याय ने आधे घंटे तक इंतजार कराया। ये तस्वीर उसी दौरान की है। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के बगल की 2 कुर्सियां खाली हैं, और जब मुख्यमंत्री अपने चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग में पहुंची तो उन्होंने रिपोर्ट सौंपी और फिर चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग छोड़कर चली गई। इस पर विवाद हुआ और केंद्र सरकार ने तब के पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी आलापन बंदोपाध्याय के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तलब किया, तो राज्य सरकार ने उनके रिटायरमेंट का हवाला देकर टाल दिया। विवाद ज्यादा बढ़ा तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर लिया। वैसे ये बात सिर्फ सियासी नहीं थी, बल्कि एक आईएएस अधिकारी का भी मुख्यमंत्री के साथ चला जाना था। यानी कि ये कह सकते हैं कि ममता बनर्जी के प्रति उनका एक ऐसा लगाव है जो वो लगातार जाहिर करने की कोशिश कर रहे थे। केंद्र सरकार को ये बात अखर गई, जिसके बाद डीओपीटी यानी कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को तलब किया था, क्योंकि यही आईएएस अधिकारियों के कैडर को कंट्रोल करता है और ये मंत्रालय प्रधानमंत्री के अधीन आता है। ऐसे में इस गुस्ताखी के बाद डीओपीटी ने राज्य सरकार से आलापन बंदोपाध्याय को रिलीज करने को कहा, लेकिन राज्य सरकार ने ऐसा नहीं किया, जिसके चलते 31 मई 2021 को सुबह 10 बजे तक दिल्ली में बंदोपाध्याय हाजिर ही नहीं हुए। आपको शायद याद हो कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के दरमियान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हो गया था। तब केंद्र सरकार ने 3 आईएएस अधिकारियों को तलब किया, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार ने उनको भी रिलीज ही नहीं किया। यही वो कारण है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सीधा टकराव पैदा कर रहा है। केंद्र को डर है कि राज्य सरकारों से अगर किसी अधिकारी को डेपुटेशन पर भेजने के लिए कहा जाएगा तो राज्य सरकार उनको रिलीज करेगी या नहीं करेगी। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि राज्य सरकारें सीधे मना कर दें। वहीं राज्य सरकारों को डर है कि केंद्र किसी अधिकारी को क्यों बुलाना चाहता है, केंद्र सरकार की मंशा क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि केंद्र उन अधिकारियों की मदद लेकर राज्य सरकारों के खिलाफ मोर्चा खोल दे। वैसे भी हर कोई अपने विश्वसनीय लोगों के साथ काम करना चाहता है, ऐसा हर ऑफिस में होता है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी ऑफिस में काम कर रहा हूं और मेरे साथ जो काम करने वाले लोग हैं उन पे भी मैं कुछ लोगों पर ही विश्वास कर पाऊंगा, जो लोग मेरे
प्रति देखूंगा कि ये लोग मेरे लिए काम कर पाते या नहीं कर पाते। ऐसी स्थितियां राज्य सरकारें या केंद्र सरकारों में भी होती हैं। केंद्र सरकार जब काम करती है तो वो अपने ऐसे अधिकारियों को चुनती है जो उनके भरोसेमंद होते हैं। ऐसा ही राज्य सरकारें भी करती हैं। ऐसे में केंद्र सरकार को भी अच्छे अधिकारियों की जरूरत होती है और राज्य सरकारें भी अच्छे अधिकारियों को छोड़ना नहीं चाहती हैं, क्योंकि राज्य सरकारों को भी अपनी नीतियों को इम्प्लीमेंट करने के लिए अच्छे लोगों की जरूरत होती है और केंद्र को भी काबिल अधिकारी चाहिए होते हैं। लेकिन ये फैसला सिर्फ किसी की काबिलियत या अधिकारियों की कमी के चलते नहीं लिया जा रहा है। वैसे ये बात सच है कि केंद्र में डेपुटेशन पर आने वाले अधिकारियों की संख्या कम है, जिससे केंद्र का कामकाज प्रभावित होता है। लेकिन इससे ज्यादा इस बदलाव के पीछे केंद्र की सोच अपनी सियासी धमक को और मजबूत करना भी है, ताकि राज्य सरकार को बताया जा सके कि असल में कौन कितना पावरफुल है। इसका गलत इस्तेमाल राज्य सरकारों के खिलाफ हो सकता है, क्योंकि आईएएस अधिकारी को राज्य सरकारों का डर नहीं होगा और उनकी नीतियों की पूरी जानकारी होगी, जिसको वो केंद्र सरकार तक पहुंचा सकता है। तब राज्यों की अनदेखी हो सकती है और केंद्र सरकार की नीतियों पर ज्यादा फोकस हो सकता है, क्योंकि आईएएस अधिकारियों के चयन के साथ ट्रांसफर पोस्टिंग की भी शक्ति भी केंद्र के पास होगी। तब राज्य सरकारें किस पर भरोसा करेंगी, क्योंकि राज्य सरकारों को इस बात का डर होगा कि केंद्र सरकार कभी भी किसी भी अधिकारी का ट्रांसफर कर सकती है। अधिकारियों को इसका डर होगा कि अगर केंद्र की नीतियों को लागू नहीं करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि सजा के तौर पर एक राज्य से दूसरे राज्य का टूर कराने लगे। ऐसे में अधिकारियों के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच सामंजस्य बिठाने में भी दिक्कत होगी, जिसका प्रभाव सीधे लोगों पर पड़ेगा, क्योंकि अधिकारी सियासी गोल में फंसेगा तो लोगों के लिए बनने वाली नीतियों पर काम नहीं कर पाएगा। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के जरिए मिली जानकारी पसंद आई होगी। आपसे एक निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर करने, चैनल को सब्सक्राइब करने और कमेंट कर अपनी राय देने की कोशिश करें। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी मदद करें। धन्यवाद।